हुआ है मास ऑफ जुपिटर ऊपर दिया हुआ है, मास ऑफ सन, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, सारा डेटा मैंने इसमें पुट कर दिया है। अभी 1.9 है, 1.99 ये 2 के क्लोज है, ये भी ऑलमोस्ट 2 है यार, एक रफ वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इन दोनों को मैंने बढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा, इसको भी बढ़ा के 8 कर देते हैं ताकि ना सब कट पिट जाए आराम से। इस वाले को मैं क्या ले लूंगा, 6.7 ले लेते हैं, 6.67 है, ठीक है। देखो मैं इसको लिख लेता हूं 6.7 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू, देखो 10 की पावर 11 है, यहाँ पे 27 है, कितना बचेगा 16 और वहां पे क्या बचेगा 30 46, तो 10 टू द पावर 46। हाँ, और नीचे क्या बच जाएगा 8 इंटू, सॉरी 8 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 22। इसको मैंने 8 एज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर और ये 10 टू द पावर 11 था, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 22 इज इक्वल्स टू, अब ये 64 है हमारा, 64 कितनी टाइम्स चला जाएगा 16 टाइम्स चला जाएगा, और 16 4 ये 0.4 के आसपास आंसर कुछ आ रहा है ना, तो 0.4 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 24 न्यूटन, इतना कुछ आंसर आ रहा है। आप लोग का है इसके आसपास, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज क्या पूछा है इसने, एज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि जुपिटर जो है ना सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो ये हमारा हो गया सन, इसके चारों तरफ ये सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब अगर गोल गोल घूम रहा है, कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस हमेशा एक्ट करते हैं। दोनों फोर्सेस क्या क्या नाम है उनके, एक है जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है ना, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख देते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों फॉर्मूले सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है। और एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहां लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। यहां पे देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में कब चलता रहेगा, जब तक कि ये एफ और ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये सन में जाके गिर जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स आपस में क्या है इक्वल है। और इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है निकालने के लिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ जुपिटर। इसने बोला नहीं है कि एंगुलर स्पीड निकालना है कि लीनियर स्पीड निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं दोनों में से, जब भी कुछ लिखेगा नहीं ना तो आप लीनियर स्पीड को निकाल लेना। तो लिखेंगे फॉर, ये स्टेटमेंट लिखना है, फॉर स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम F should be equal to mv स्क्वायर अपॉन r। मास किसका लेंगे हम लोग, कौन घूम रहा है गोल गोल, जुपिटर, तो मास भी किसका लेंगे जुपिटर का। किसी को डाउट तो नहीं ना, सन का मास क्यों नहीं लिए भाई, जो गोल गोल घूम रहा है उसी का मास आप लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे हम लोग जुपिटर का मास रखेंगे, नीचे दोनों के बीच की डिस्टेंस रखेंगे, और वेलोसिटी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आंसर्स बता रहा हूं जो मैंने बुक से लिखे थे। ये जो आंसर आया था ना, हमारा आंसर कितना आया है 4 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन, डेसिमल हटा दिया मैंने। बुक में जो आंसर है ना वो है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन, ये बुक का आंसर है। हमने क्या है बहुत कुछ एज्यूम कर लिया था ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है, चलता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप वेलोसिटी निकालोगे, देखो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 23 एक्चुअल वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे m कितना दिया हुआ है इसका 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 7.8
7.8 इंटू 10⁻11। यहां से आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक रफ वैल्यू निकाल के बताओ जरा, देखते हैं। एक रफ वैल्यू निकालो। इसको आप लोग इच्छा हो तो आप 8 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, पर एक रफ वैल्यू निकाल के तो देखो। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि ना कैसे एक रफ वैल्यू तक पहुंचना है, उसके बाद में बताऊंगा और प्रिसाइजनेस कैसे ला सकते हैं उसमें। ठीक है, आगे और किसी क्वेश्चन में यूज होगा ना तो मैं बताऊंगा कि उसमें प्रिसाइजनेस कैसे ला सकते हैं। जब तक बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, अगर किसी को डाउट है कि ये सब कैसे आया तो वो पूछ सकता है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। विप्लव, आप आप बताओ ये इक्वेशन कैसे लिख दी मैंने, एफ इज इक्वल टू mv²/r। हाँ, वो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अदरवाइज अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई ना तो ये अंदर घुस जाएगा, ये ज्यादा हुई तो बाहर निकल जाएगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इक्वल लिख दिया। कितना आया आंसर? 16 इंटू 10⁻7। और यूनिट क्या आ रही है? हाँ, मुझे फाइनल आंसर बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, बहुत दूर है। 10⁻6 को बाहर निकाल लो, 10⁻3 बन जाएगा। और √10 कितना होता है? 2 कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे √3 कितना होता है? 1.71। √2 कितना होता है? 1.414। तो कुछ स्टैंडर्ड चीज चलो याद करते जाएंगे हम लोग। हाँ, तो चलो ये वाला तो आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग कैसे इसको निकालते हैं। मैं आंसर बता दे रहा हूं यहाँ पे। आंसर है 1.304 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कोशिश करना इसके आसपास पहुंचने की। ठीक है, किसकी? 2.23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एन एप्पल ऑफ मास 0.25 kg। इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लिखिएगा, एन एप्पल ऑफ मास 0.25 kg फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। बहुत पहले एक एप्पल और गिरा था ट्री से, किसके ऊपर? सर आइजैक न्यूटन। उनको रिस्पेक्ट देना है, सर आइजैक न्यूटन के सर पे गिरा था। एन एप्पल ऑफ मास 0.25 kg फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, फुल स्टॉप। व्हाट इज द acceleration of apple towards earth? What is the acceleration of apple towards the earth? बिना सॉल्व किए बता सकते हो क्या कितना होगा उसका acceleration? बिल्कुल सही, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9 पॉइंट। लेकिन इसको हम लोगों को पूरा सॉल्व करके निकालना है। आंसर तो सबको पता है कितना आने वाला है ना? तो जिसका 9.8 नहीं आया तो समझ जाना गड़बड़ है। चलिए, व्हाट इज द acceleration ऑफ एप्पल टुवर्ड्स द अर्थ? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ऑल्सो कैलकुलेट, देखो हंसना मत, ऑल्सो कैलकुलेट द acceleration ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द एप्पल। ये भी फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द acceleration ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द एप्पल, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है। ये हमारी अर्थ है और ये एप्पल है, तो दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी लग रहा है एफ, और हमारी जो अर्थ है ना इसके ऊपर भी लग रहा है एफ। ये फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो भाई जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका असलरेशन कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू असलरेशन ऑफ अर्थ। इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू असलरेशन ऑफ एप्पल। पी लिख दिया, समझ जाना एप्पल है वो। तो फोर्स की वैल्यू तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमको पता है।
और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। हाँ, अब लिख लो अर्थ का मास, also calculate the acceleration of towards the apple. Consider mass of earth 5.983 into 10 to the power 24 kg। ये दिख रहा है हमको, हम क्या ले लेंगे इसको, 6 ले लेंगे। एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.378 into 10 to the power 6 मीटर। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 6.4 ले लेंगे। एक्चुअली 6.4 ही कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे इसने बहुत प्रिसाइज डाटा निकाल के दे दिया है। तो चलो पहले तो बताओ दोनों के बीच फोर्स कितना है। फोर्स पता चल गया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा। बनाओ 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 क्विक। ये जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम एम या m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। ये देखो, अगर एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है m1, ये है m2, किसकी रेडियस लोगे आप, रेडियस नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। यहाँ पे भी हमको डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज लेना पड़ेगा, पर यहाँ तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज दिया ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, यही इस क्वेश्चन की सीख है, कई बच्चे आगे जाके इसी में फंस जाते हैं, दोनों के बीच की सारा डिस्टेंस नहीं दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आर कहां से कहां की डिस्टेंस होती है, सरफेस से सरफेस की, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है यार। अब एक बात बताओ, जो एप्पल का ट्री होगा अर्थ की सरफेस पे, उसकी हाइट कितने किलोमीटर होगी, बहुत कम, 2-3 मीटर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अर्थ की रेडियस कितनी है, ये देखो, तो अर्थ से ये जरा सा 1-2 मीटर ऊपर है, तो अर्थ की रेडियस के इक्वली कंसीडर कर लेंगे ना उसको। तो उनके बीच की डिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ के बहुत क्लोज रखा है यार सरफेस के, तो अर्थ की रेडियस के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, अर्थ की रेडियस, और वो एप्पल जस्ट यहीं पे तो रखा हुआ है, समझ गए ना। हाँ, तो अर्थ की रेडियस को ही ले लेंगे यहाँ पे। चलिए बताइए, आंसर तक के फटाफट पहुंचिए। चलो मैं भी आप लोग के साथ सॉल्व करता हूँ। फोर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power 11। एक का मास है, मैं डायरेक्ट अब उसको ना 6 लिख रहा हूं, 6 इंटू, और दूसरे का मास है 0.25, और नीचे उनके जो बीच की डिस्टेंस है ना वो है 6.4 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। आप लोग 1 मिनट कोशिश कर लो, फिर मैं इसमें एक रफ एस्टिमेशन बताऊंगा। इसको अगले पेज पे मैं ले चलता हूं, और मैं ये बताऊंगा कि कैसे इसमें एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं हम लोग। किसी का आंसर आया कुछ, एफ की वैल्यू, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखो ना तो बिना पेन उठाए बता सकते हो। देखो रफ एस्टिमेशन बता रहा हूं मैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, 6.7। देखो मैं लिखते जा रहा हूं, 6.7, ये कितना है, 6, 10 to the power ये कितना हो जाएगा, 635, इंटू ये कितना है, 0.25। चलो ऊपर का हमने ऐसा लिख लिया, क्या, ओ सॉरी,
कितना हो जाएगा ये 13। नीचे में क्या लिखा हुआ है 6.4 इंटू 6.4 स्क्वायर है ना, इंटू 10 to the power 12। अब देखो ये जो 6.7 है और ये 6 है, नीचे में इनके बीच की वैल्यू है 6.4। ये जो है 6.4 से कम है और ये जो है 6.7 से कम है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो इनके मल्टीप्लीकेशन के ऑलमोस्ट इक्वल होगा यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। क्योंकि देखो ये 6 से कम है और ये 6 से ज्यादा है, सॉरी 6.4 से कम है और ये 6.4 से ज्यादा है, और नीचे क्या है 6.4। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगा। देखो हमने क्या किया, पहले 6.4 से उससे छोटी वैल्यू को कट कर दिया, गलत बात है ना। तो इसको हमने इक्वल करने के लिए क्या किया, 6.4 से अब उससे बड़ी वैल्यू को कट कर दिया, तो थोड़ा सा कंपनसेशन हो जाएगा। अदरवाइज बैठ के करते रहो डिवाइड, उससे तो अच्छा है ना ये। एक बार हमने क्या किया 6.4 से उससे छोटी वैल्यू को कट किया, अब हम क्या कर रहे हैं 6.4 से उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को, ये जितनी छोटी है ना ये भी ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब तो आपस में कट गए, क्या बचा 0.25, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, एफ इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन, बस इतना ही फोर्स बचेगा। नहीं समझ में आया, ये यहां से यहां शिफ्ट किए, समझ में आया कि इसको मैंने 6.7 लिख लिया, इसको मैंने 6 लिख लिया, और नीचे 6.4 दो बार है। 6.4 कितनी बार है, दो बार है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है 4 into 2 और नीचे में लिखा हुआ है 3 into 3। अब देखो एक 3 से मैं इससे छोटी वैल्यू को कट कर दिया, एक 3 से मैं इससे जस्ट बड़ी वैल्यू को कट कर दिया, आंसर कितना आया 1। और करके भी देख लो, 4 2 8 और 3 3 9, इसको कट करोगे ना तो 0.9 समथिंग कुछ आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमने एक बार छोटी वैल्यू कट किया था तो एक बार उससे बड़ी वैल्यू को कट कर दिया, हमें मिल गया है वहां पे फ्री में इसलिए। हाँ लेकिन मान लो ये 8 होता तब हम नहीं कट कर पाते, तब हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ता। ये इससे जितना छोटा है इससे ये उतना ही बड़ा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, और दोनों को कट करने पे क्या आ गया 1 आ गया। इतना समझ में आया, हमने छोटी बड़ी वैल्यू से छोटी को कट किया, अब छोटी वैल्यू से उससे बड़ी वैल्यू को कट किया, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 आएगा। उसको मैंने यहां से समझा दिया है, फिर से मैं इसमें बता देता हूँ। 3 से हमने क्या किया, उससे छोटी वैल्यू को कट किया, तो आंसर क्या आया होगा 0.9 समथिंग कुछ आया होगा। अब हमने इससे इससे बड़ी वैल्यू को कट किया तो आंसर 1.1 समथिंग आया होगा ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। ये एक से कम है, ये एक से ज्यादा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ऑलमोस्ट 1 के आसपास हम पहुंचेंगे। ये हम लोग बार बार हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा किससे किसको कट करना है। तो 2.5 न्यूटन का यार फोर्स लग रहा है एप्पल के ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा, आंसर 10 आएगा आप लोगों का। हाँ, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं पता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। हमें तो 9.8 चाहिए, तो उसके लिए असल फोर्स कितना होना चाहिए वो हम लोग निकाल के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो फोर्स यहां से कितना आ गया, यहां से फोर्स की वैल्यू आ गई 2.5 न्यूटन। देयरफॉर फॉर एप्पल, फॉर एप्पल फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। ये आया है 2.5 और ये आया है हमारा 0.25 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल कितना आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सब बात ये जानते हैं दिल से कि ये गलत आंसर है, आंसर कितना होना चाहिए 9.8, यानी कि ये 2.5 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे लिख देंगे 2.45, और 2.45 को डिवाइड करके देख लेना 9.8 आ जाता है। वैसे थोड़ा सा स्मार्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, उतना सारा कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है ना, आंसर तो पता है 9.8 आने वाला है। और अगर
ये कोई दूसरा क्वेश्चन होता जिसमें आंसर फिक्स नहीं होता कि 9.8 ही आने वाला है, टीचर को भी नहीं पता ना, तो उसमें कुछ भी करो चलता है, आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने 2.45 कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता था आंसर 9.8 आने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2.5 रख के देखा तो यार 10 आ रहा था, तो ना इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा कम कर दिए, अपने से ही कम कर दिए। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा अब, 9.8। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, आंसर पता है तब आंसर तक कैसे पहुंचना है वो पता कर लिए। क्लियर है। और नहीं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के भी आ जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उतना सारा कैलकुलेशन था। ठीक है, चलिए अब इस आपको निकालना है अर्थ का असलरेशन। अगर अर्थ का असलरेशन निकालना है तो फॉर अर्थ यही वाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ इनटू असलरेशन ऑफ अर्थ। ये कितना है 2.45 इज इक्वल्स टू मास, ये कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू असलरेशन ऑफ द अर्थ। तो असलरेशन ऑफ अर्थ यहां से आपको निकालना है। ठीक है, 0. हाँ एग्जैक्टली 0.4 इंटू 10 टू द पावर -20, नहीं 25 आया है। तो देखो ना, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ 2.45 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -24। यार ये 2.4 जैसा दिख रहा है ना, और 6 4 जा कितना होता है 24, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -24। क्या, अच्छा मेरे में 4 लिखा हुआ है ना भाई, सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आंसर देना है ना, 0.5 से लेके, तो 0.4 नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तुम तो हाँ भी बोल दिए थे फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, देखो 6 4 से 24 होता है, तो हमें ये ना 2.4 जैसा दिख रहा है। अगर 24 होता तो आंसर 4 आता, पर एक डेसिमल आ गया है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, एक डेसिमल। जिनको समझ में नहीं आया, देखो 2.45 है, मान लो ये कितना होता 24 होता, तो 24 इस 5 को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, 22.4 है ये। अगर 24 होता तो आंसर क्या आता 4 आता। अगर 24/6 होता तो आंसर 4 आता, लेकिन ये 2.4/6 से ना एक डेसिमल घुस गया है, तो आंसर में भी क्या करो, एक डेसिमल घुसा दो, तो 0.4 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको करना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, फटाफट नोट करेंगे। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 इक्वल मासेस ऑफ mkg, एक काम करो, इसको ना अगली क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी दूसरी नई चीज पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में कुछ नया भी रहना चाहिए। न्यूटन्स शेल थ्योरम, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, न्यूटन्स शेल थ्योरम, बहुत काम आएगा ये हमारे, आगे एक डेरिवेशन आएगी उसमें ये काम आने वाला है, न्यूटन्स शेल थ्योरम। अब देखो, जो हमारी अर्थ है वो अंदर पूरी सॉलिड है कि अंदर हॉलो है। हमारी अर्थ जो है वो पूरी सॉलिड है भाई, अंदर तक के जाते हो तो क्या अंदर फिर कैविटी है क्या पूरी, अंदर तक के मटेरियल पूरा भरा हुआ है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि अंदर से पूरा हॉलो है, ये एक हॉलो ऑब्जेक्ट है। तो ये एक हॉलो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं 2 बार बना रहा हूं यहाँ पे, इसमें 2 केस हमको डिस्कस करने हैं। एक बार ऑब्जेक्ट इसके बाहर है और एक बार ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, तब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा ये मैं बताने वाला हूं। याद कर लेंगे इसको बाद में। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, इसका जो मास है वो है m, और इस बड़े वाले स्फीयर का मास है कितना, m, इसका मास है m, इसका मास है m, दोनों के बीच है डिस्टेंस r।
तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू, बोलते जाओ, G M अपॉन R का स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला है, G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन अगर ये वाला मास इसके अंदर आ गया, अगर ये वाला मास इसके अंदर आ गया, यहां कहीं पे आ गया, ये देखो ऐसा, तब इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? सीधे लिख देना 0। अगर ये अंदर घुस गया तो इसके ऊपर मास, सॉरी, फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा फोर्स। ये तो हमको ना डायरेक्ट याद रखना है कि फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे हुई वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उसको नोट नहीं करना है, ये उसका थ्योरम है, उसने जो दे दिया है बस हमको याद रखना है। ऐसा होता क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में, बट उसको याद मत रखना, कोई जरूरी नहीं है वो। देखो कोई मास मान लो यहां पे है ये, तो इस मास को यहां पे देखो मैंने एक ना इमेजिनरी बाउंड्री बना ली, यहां पे देखो ये जो मास है ये अपनी तरफ खींचेगा। भाई बड़े वाले शेल का यहाँ पे ये कि छोटा सा जो हिस्सा है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसका ये वाला छोटा सा हिस्सा भी अपनी तरफ खींच रहा है, इसका ये छोटा सा हिस्सा भी अपनी तरफ, ये देखो ये पूरा अपनी तरफ खींच रहा है, पूरा अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो। लेकिन जो बाकी की तरफ का है वो भी तो अपनी तरफ खींचेगा। भाई इसका ये वाला हिस्सा भी क्या करेगा? इसको बोलेगा नहीं तुम इस तरफ आओ, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमको फॉर्मूला पता है ना, ये वाला फॉर्मूला। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये वाला मास हमको भले कम दिख रहा है जो इसके पास में है, लेकिन वो एकदम पास में भी तो है। और ये वाला मास भले बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो होता क्या है, बहुत सारा मास बहुत सारे डिस्टेंस पे जितना फोर्स लगाता है ना, छोटा सा मास छोटी डिस्टेंस पे उतना फोर्स लगा लेता है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना हो जाता है? 0। ये सारे के सारे पास में, तो जम के फोर्स लगाते हैं इधर आ, ये सारे के सारे फोर्स लगाते हैं कि हमारी तरफ आ, ये दोनों फोर्स ना आपस में इक्वल हो जाते हैं और ये अपनी जगह पे रह जाता है। इसीलिए बॉडी के अंदर, हॉलो बॉडी के अंदर अगर ये चला गया तो इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। लेकिन हमको ये सब ध्यान में नहीं रखना है, हमको क्या ध्यान में रखना है कि फोर्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। इस पे लिख लेना केस 1 हॉलो स्फीयर, केस 1 हॉलो स्फीयर। तो कोई नया फॉर्मूला तो आया नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। लिख लिए क्या? एक छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको ना कैपिटल आर नहीं, इसको हम लोग स्मॉल आर लेंगे। कैपिटल आर क्या होगा? उसकी रेडियस हो जाएगी शेल की। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, सॉरी, हम लोग इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। चीजें सब वही है, बट शुरू से हम लोग एक ही नोटेशन रखेंगे, आगे चल के क्या है इसकी रेडियस भी काम आने वाली है। ये रेडियस आर है और ये इसके बीच की डिस्टेंस ये है। तो ये देखो F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। यहां पे भी इसकी रेडियस कितनी थी? आर। तो फॉर्मूला हो जाता है जी MM अपॉन आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट केस, केस 2 सॉलिड स्फीयर। जब कोई सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? आर। यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। यहाँ पे छोटू सा मास एम है, यहाँ पे कैपिटल मास एम है। तो इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? कितना होगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कब से पढ़ रहे हैं यार, दो बॉडीज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, दोनों का मास पता है, तो आप उनके बीच का फोर्स निकाल सकते हो। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी तक की कुछ नया पढ़े क्या? नहीं। अब तीसरी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि आपको मिला खजाना और आपने उसको जमीन में गड्ढा खोद के गड़ा दिया। तो देखो ये है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ की जो रेडियस है, हमारे अर्थ की रेडियस वो है कैपिटल आर। लेकिन आपने क्या किया, इसमें गड्ढा खोदा और यहां कहीं पे खजाना गड़ा दिया।
अब ये जो खजाना है सेंटर से कम डिस्टेंस पे है ना, ये वाला जो मास m है वो सेंटर से अब कम डिस्टेंस पे है। सरफेस पे होता तो उसकी डिस्टेंस कैपिटल आर होती, लेकिन अब आपने उसको अंदर कहीं पे गड़ा दिया है खजाने को। अब इसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो हमको पता करना है। तो देखो जब मास बाहर होता है ना तो पूरा का पूरा इसका मास उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन जब वो अंदर घुस जाएगा किसी सॉलिड स्फीयर के, तब फॉर्मूला सेम है, बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, जी एम अपॉन ये है स्मॉल आर। दोनों मास के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल आर कहेंगे, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। बस यहाँ पे ना मास चेंज हो जाता है। पहले क्या लिया था हमने, इसका पूरा का पूरा मास लिया था। अब हम लोग कौन सा मास लेंगे, ये जिस भी रेडियस के ऊपर है, जिस रेडियस के ऊपर है ये, यहाँ पे हम एक इमेजिनरी स्फीयर को एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी स्फीयर है। सिर्फ इसका जो मास होगा ना वो वहां पे हमको लिखना है। तो इस अंदर वाले का जो मास होगा उसको हमने मान लिया एम डैश। बाहर जो स्फीयर है मतलब पूरा का पूरा स्फीयर वो कितना है एम, उसके अंदर है ये जिस रेडियस के ऊपर हमारा मास था ना ये वाला, उसी रेडियस पे हमने एक स्फीयर को एज्यूम कर लिया है। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा कितनों को आ रहा है? हाँ तो बताना है ना, कि जैसे हमारी अर्थ है, अगले पेज में बताता हूं कि हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। आप क्या कर सकते हो, किसी एक बॉडी को इसके ऊपर रख सकते हो, ये इसका सेंटर है अर्थ का। अभी दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, आर के बराबर है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब आपका मन नहीं माना, आपने क्या किया, गड्ढा खोदा, बहुत नीचे तक के आ गए, और यहां पे जो है ना आपने मास को कहीं रख दिया। अब देखो आपने क्या किया, यहां कहीं पे मास को रख दिया, ये यहां कहीं पे आप आ गए, ये थे इसका सेंटर। क्या अभी भी वो कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर है? नहीं, कैपिटल आर तो यार अर्थ की रेडियस है, ये अब स्मॉल आर रेडियस के ऊपर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी की पूरी अर्थ नहीं लगाएगी, इसके ऊपर कौन सा मास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, आप क्या करोगे, इस जिस रेडियस के ऊपर ये मास है ना वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर को एज्यूम कर लेना। एक इमेजिनरी स्फीयर, अंदर ही अंदर आप एक स्फीयर बना लेना, छोटा सा स्फीयर। इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या हम? जैसे कोकोनट होता है, कोकोनट, कोकोनट में आपने देखा है ना, आप उसको जब भी फोड़ते हैं तो एक आउटर शेल होता है, उसके अंदर से एक और चीज निकलती है, तो अंदर में उसकी एक और स्फीयर है, बस वही स्फीयर है ये, समझ लो इमेजिनरी स्फीयर। लेकिन ये भी कैसा है, पूरा सॉलिड है। नारियल में अंदर हॉलो होता है, पर ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो ये जो सॉलिड स्फीयर अंदर से आप निकालोगे ना, जो इसका मास होगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है, उसी को मैंने क्या बोला है, एम डैश। तो याद रखना, अगर आपने अंदर मटेरियल को दबा दिया है मास को, तो जिस रेडियस पे वो है ना वही रेडियस वाला मास अर्थ का उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इस मास को सेंटर पे ले जाके दबा दिया तो वो किस रेडियस पे आ जाएगा, जीरो रेडियस पे, तो उसके ऊपर फोर्स भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि अब कोई मास है ही नहीं यहाँ पे, जीरो रेडियस के ऊपर आ गया ना वो। उससे जब आप एक स्फीयर बनाओगे उसका मास यहाँ पे रखोगे। नहीं आया ना समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं एक और कोशिश करता हूं। पहले ये वाला केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ से कोई एम मास जो है वो आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसको अर्थ के अंदर ले गए हैं, अर्थ में आपने गड्ढा खोदा है और इसको बहुत अंदर तक के आपने कहीं पे दबा दिया है। तो इनका थ्योरम ये कहता है कि अब जो है ना इसके ऊपर अर्थ का आप पूरा मास नहीं लेंगे, आप कौन सा वाला मास लेंगे, आपने इसको जितना अंदर तक के दबाया था, तो अब इसकी जो नई वाली रेडियस है उसके अंदर उस पे एक आप हॉलो स्फीयर को बनाई है, इमेजिनरी, ये कोई है नहीं, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे जितनी ये रेडियस थी ना उतनी रेडियस का ये सर्कल हमने बना दिया। बट अर्थ कैसा है, थ्री डायमेंशनल है, तो सर्कल नहीं, वो एक स्फीयर है। उस स्फीयर का जो मास होगा ना उसी को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि जो हमारी अर्थ है ना उसकी जो रेडियस है वो है कितनी, आर।
और ये जो हमारा जो मास रखा हुआ है ना वो आर स्मॉल आर रेडियस के ऊपर है। तो ये छोटे से स्फीयर का हमको मास निकालना पड़ेगा। बड़े वाले स्फीयर का मास निकालने के लिए बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे, छोटे वाले स्फीयर का मास निकालने के लिए छोटे स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे। कैसे निकालना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया? पूरा का पूरा मास नहीं लेंगे, जितनी रेडियस के अंदर वो दबा हुआ है ना बस उसी रेडियस के स्फीयर का हम लोग मास लेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, यहाँ पे एम डैश लिख लेना, एम डैश। उसके बाद लिखिएगा वेयर एम डैश where m dash is the mass of where m dash is the mass of imaginary sphere of radius at which the mass is placed, mass m small m is placed। ठीक है, अगर वो अर्थ की सरफेस पे ही रखा होगा तो देखो ये स्फीयर बन जाएगा, मतलब पूरी की पूरी अर्थ बन जाएगी। जैसे जैसे अंदर जाओगे तो स्फीयर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस, हाँ रेडियस अगर 0 हो गई तो उससे जो स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? हाँ वैसे वो 0 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ये अर्थ है हमारी, आप लोग सोच के बताइएगा कि ये हमारी अर्थ है, इसमें किसी ने ये गड्ढा खोद दिया है और जब वहां से जंप करेगा तो वो सीधा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। मान लो उसने गड्ढा आर पार कर दिया है पूरा, किसी तरीके से उसने आर पार गड्ढा बनाया, क्या वो यहां से कूदेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा? नीचे गिरता चला जाएगा, क्या होगा? हमेशा अर्थ का सेंटर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहां से जब यहां तक के जाएगा ना सेंटर तक की, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी यहाँ पे, लेकिन वो अचानक से रुकेगा नहीं क्योंकि उसके पास मोमेंटम है। वो थोड़ा सा आगे को निकल जाएगा, आगे को निकल जाएगा, फिर ऐसे 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 होते हुए वो सेंटर पे जाके रुक जाएगा। सेंटर पे ही हमारी अर्थ जो है, सेंटर टू सेंटर लगता है ये फोर्स, तो सेंटर पे जाके वो बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिखा, वेयर एम डैश लिखवा दिया ना मैंने। इस एम डैश की ना वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इस एम डैश की मैं वैल्यू निकालना बता देता हूं। एम डैश इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड अभी तक क्या आप लोगों ने सुना है क्या? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन ही है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि आपको अगर कॉटन लेने के लिए मार्केट जाना है, बाजार जाना है कॉटन लेने के लिए, रुई लेने के लिए, और अगर आपको मार्केट जाना है 1 किलोग्राम लोहे की कील लेने के लिए, तो आप किसके लिए बड़ा थैला लेके जाओगे? 1 किलोग्राम कील और 1 किलोग्राम कॉटन लेना है आपको, मुर्रा लेना है, मुर्रा पोहा जो होता है ना वो लेना है। किसके लिए आप बड़ा थैला लेके जाओगे? कॉटन के लिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में भी ना वो बहुत सारा स्पेस घिरता है, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है। उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम में थोड़ा सा मास आता है, उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन आयरन छोटे से स्पेस में बहुत ज्यादा मास आ जाता है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जो थोड़े से वॉल्यूम में जिनका बहुत ज्यादा मास आता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा है कहते हैं हम लोग। तो डेंसिटी के बारे में हमको ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिटेल में डिस्कस करना है। अभी बस इतना समझ जाओ, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, लिखते चले जाओ, एम डैश इज इक्वल्स टू ये, इसके आगे इंटू डेंसिटी, वेयर रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी। डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास कितना है अर्थ का? अर्थ का मास है
कैपिटल एम, हम लोग हमेशा कैपिटल एम लेते थे। मान लो अर्थ का मास कैपिटल एम है और अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अर्थ की रेडियस कितनी है देखो मैंने वहां पे बनाई है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अर्थ का मास कितना लेते हैं हम लोग, एम लेते हैं। टोटल मास लोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, छोटा सा मास लोगे तो छोटे से मास का वॉल्यूम। तो हमें ना अर्थ का मास पता है कैपिटल एम है, और अर्थ की रेडियस भी ना हमको नोन है, इसलिए हमने डेंसिटी को इसके टर्म्स में निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो एम डैश इज इक्वल टू दिस मच इंटू दिस, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और फाइनली आपके पास पता है क्या बचेगा, एम डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई से ये कट जाएगा, और फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम। ये कैसे आया मैं बता रहा हूं, इस रो कोई जगह पे आप इसको पूरा पुट कर देना, ये जो भी हमने वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को जैसे ही पुट करोगे ना तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, नीचे ये वाला आर क्यूब था आ गया, ऊपर ये आर क्यूब बच गया, और ये वाला एम बच गया। नहीं समझ में आया ना, समझ में आ गया? चलो मैं बता दे रहा हूं, मैं पूरा कर देता हूं इसको, सबको समझ में आना चाहिए। इसके बाद चीजें क्योंकि टफ होती जाएंगी। क्या यहां तक के समझ में आ गया? देखो हमको ना एम डैश निकालना है, मतलब ये छोटे स्फीयर का मास निकालना है, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल्स टू, या डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पूरा का पूरा मास लोगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम, अगर छोटा सा मास लोगे तो छोटे से मास का वॉल्यूम हमको लेना पड़ता है। तो छोटे से मास का वॉल्यूम और मास मुझे निकालना है, तो छोटा सा मास कितना होगा, एम डैश इज इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि कॉटन इतना ले लो चाहे इतना ले लो डेंसिटी तो वही रहती है, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, डेंसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, है ना। तो यहां पे देखो मैंने लिखा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो छोटा सा मास एम डैश निकालना था तो उसका मैंने वॉल्यूम ले लिया, बात खत्म, डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं टोटल अर्थ का मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम भी ले सकता हूं। तो डेंसिटी की जगह पे मैंने क्या लिया, अर्थ का पूरा मास और अर्थ का पूरा वॉल्यूम। ठीक है, तो अर्थ का पूरा मास मैं कंसीडर करता हूं कैपिटल एम, और अर्थ की जो वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्योंकि ये वैल्यू हमने ना नोन है, ये वाली वैल्यू भी हमें नोन है, इसलिए हम इसके टर्म्स में आंसर निकालना चाहते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, तो एम डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना है, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और एम डैश इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम। बस इसी एम डैश को यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं। आपको फाइनल आंसर याद रखना है, पूरा ये सब याद नहीं रखना है। क्या ये जो एक्सप्रेशन आएगा उसको तो याद रख लेंगे? तो इस एम डैश की जगह पे ना मैं इसको उठा के रख देता हूं। जैसे ही मैं रखूंगा तो देखो नीचे आर स्क्वायर है और ऊपर में आर क्यूब है, तो थोड़ा सा कुछ कटने पिटने वाला है, और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, ये वाला अगर याद है तो ये वाला भी याद हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू जी एम एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन याद हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हेडिंग डालिए। अब हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बारे में और डिटेल से पढ़ना है कि उसकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, कब कब चेंज होती है। आप लोग एक चीज पहले से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अर्थ है, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये हमारी अर्थ है,
ये इसकी सरफेस पे जो ग्रेविटी है, मान लो मैंने उसको GS बोल दिया, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने इसको कुछ हाइट पे रख दिया किसी मास को, तो यहाँ पे G की वैल्यू है GH, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट H। और मान लो गड्ढा खोद के मैंने यहां कहीं पे उसको रख दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ D। ये तीन चीजें मैंने लिख दी है, तीनों जगह पे G की वैल्यू अलग अलग होगी, और तीनों जगह में से सबसे ज्यादा कहां पे होगी? सरफेस पे। याद रखना, चाहे सरफेस से ऊपर जाओ चाहे सरफेस से नीचे जाओ, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा कम होने लगती है। सबसे ज्यादा कहां पे होती है? सरफेस पे। जितने भी हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे ना, उससे यही आउटकम निकलने वाला है। आप लोग उसमें देख के बताना, हाँ सर बिल्कुल। जब हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम हो रही है, अर्थ से नीचे आ रहे हैं तो भी जी की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब कम हो रही है। ये चीज याद रहेगी लास्ट तक के। तो यही हमको डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है। और ऊपर जाने पे ग्रेविटी कितनी होगी, नीचे आने पे ग्रेविटी कितनी कम होगी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, कि वो पॉइंट बताओ जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाती है सरफेस के कंपैरिजन में, वो हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ब्रैकेट में स्मॉल जी। ये है हमारी प्यारी अर्थ। यहां कहीं पे कोई एक मास रखा हुआ है, ये है स्मॉल m। अब ये दोनों, इसका मास है कैपिटल M। एक बात बताओ, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ऑब्वियसली लग रहा होगा, दोनों मासेस से भले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। यहां से यहां जो है, मतलब मान लो कि ये ना अर्थ के बहुत पास में रखा हुआ है। अगर अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास में रखा हुआ है तो हम लोग क्या ले लेते हैं? दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू अर्थ की रेडियस ले लेते हैं। भाई अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400000 मीटर, और 1-2 मीटर ही ऊपर होगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेंगे? R ले लेंगे, R। क्योंकि अर्थ की सरफेस की ये बहुत क्लोज है। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं ना, तो ये अर्थ है और ये यहाँ पे मास रखा, दिख रहा है? ये अर्थ के ऊपर मैंने मास रखा हुआ है, दिख रहा है? दूर से नहीं दिख रहा है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया है। एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ है? वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास में रखा हुआ है। तो अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे मैं उसको थोड़ा सा बड़े रूप में दिखा रहा हूं। तो देखो, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जोर से बोल के बताइए। G m r², यही होगी। कुछ दिन पहले तक के तो आप लोग कुछ और बताते थे। अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स नीचे लगता था, mg लगता था। बचपन से लेके आज तक के तुमने mg पढ़ा, और आज बोल दिया Gmm/r²। इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही है mg। गंगाधर ही शक्तिमान है। वो जो mg था ना, उसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? Gmm/r²। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को इक्वेट कर दें, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास पता है स्मॉल जी और कैपिटल जी, छोटे जी और बड़े जी के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखो mg इज इक्वल्स टू Gmm/r²। दोनों साइड से छोटे m निकल लिए, g इज इक्वल्स टू Gm/r²। इस फॉर्मूले के बिना ये यूनिट का कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m/r²। एक बार एक बच्चे ने पूछा था, सर ये gm किसके बीच की डिस्टेंस है? कई बार हम लिख देते ना AB या CD। भाई G अलग है, M अलग है। ये मास ऑफ अर्थ है, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या इतना याद रहेगा? चलिए लिखिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth, the force of attraction exerted by earth on a body, the force of attraction exerted by earth on a body is called gravity, is called
gravity. Full stop. The acceleration produced in the motion of a body. ये मास वहां पे रखा हुआ था, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा वो अर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और क्यों मूव करना शुरू करेगा? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या होता है? दो बॉडीज के बीच में Gmm/r²। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू असेलरेशन के बराबर होता है। तो लिखिएगा, द असेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड acceleration due to gravity. मैंने यहां पे क्या लिखवाया कि अर्थ के पुल के कारण उसमें जो acceleration आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? acceleration due to gravity. कॉमा करके लिख देना, it is denoted by small g. It is denoted by small g. Full stop. Next line. Let a body laying on surface of earth. Let a body laying on surface of earth. Laying on surface of earth. अच्छा, मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं, क्या मेरे ऊपर mg लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? लग रहा है, तभी तो मैं ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हूं, नहीं तो मैं तो उड़ जाता। तो mg हमेशा लगता रहेगा भाई, चाहे कांटेक्ट हो चाहे कांटेक्ट ना हो। ठीक है, लिखिएगा, लेट अ बॉडी लेइंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, लेइंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के ऊपर ही क्यों रख दिया? ताकि दोनों के बीच की डिस्टेंस ना r को ले सके। ये बच्चे बोलते हैं, उनको बताओ सरफेस के पास है, तो भी समझ में नहीं आता क्यों r के इक्वल ले लिया। तो लेट अ बॉडी लेइंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू Gmm/r²। और ये डायग्राम को बना लेना। अर्थ है, ये कोई मास है, भले यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है। मास m, ये ना केप्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है। भले यहाँ पे मैंने आपको दूर दिखाया है, बट वो सरफेस के ऊपर ही रखा है। रखा हो चाहे ना रखा हो, उसके ऊपर mg तो लगेगा ही लगेगा। तो mg तो F is equals to Gmm/r². Next line, if g is acceleration due to gravity, small g, if small g is acceleration due to gravity, then force on body due to earth, then force on body due to earth is F is equals to mg, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F is equals to mg. Hence लिख लेना, mg equal to Gmm/r², so g is equals to Gm/r²। ये लिख लीजिए। Hence भाई, जब दोनों ही f के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों साइड से m कट गया, g is equals to Gm/r²। ये रिलेशन याद रहना चाहिए। नींद में भी कोई उठा के पूछे बड़े जी छोटे जी के बीच में क्या रिलेशन है? Gm/r²। कितना क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट किए होंगे? अगर मैं आपको बोलूं हमारी अर्थ जो है उसका मास कैलकुलेट करके बताओ कितना है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है? क्या आपको जी की वैल्यू पता है? 9.8। क्या ये पता है आपको 6.67 वाला? क्या अर्थ की रेडियस आपको पता है? रेडियस बिल्कुल पता है हमको, 6400 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप अर्थ का मास नहीं निकाल सकते? इसी तरीके से अर्थ का मास निकाला गया है। हाँ, तो जी की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल लैब में दोनों मासेस को पास में रख के निकाल लिए। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मास निकालने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था, तो इस फॉर्मूले से ही निकाला गया। हाँ, इसको क्या किया गया, यहाँ पे रखा गया और देखा गया कि वो 1 सेकंड में कितना नीचे गया, 9.8। अगली बार भी कितना किया, 9.8। तो असेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपेरिमेंटल पता चल गया, है ना। ये जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, दो मासेस m1 m2 को पास में रख के देखा गया कि इसकी वैल्यू कितनी आती है।
तो आप लोगों का ये टास्क है, आप लोग घर जाके अर्थ का मास कैलकुलेट करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए, फाइंड मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास आ गया तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए मैं आपको डेटा दे देता हूं कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और हमारा अर्थ का जो रेडियस है वो है कितना, 6400। इसको मैं किलोमीटर में दे रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप पहले मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाएं और आंसर गलत आ जाए। तो इसको किलोमीटर में दे रखा है मैंने, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, तो अर्थ का मास निकालना और अर्थ की डेंसिटी निकालना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही आपका मास आ जाएगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में या किलोमीटर में, हाँ वो आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, एक क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी वेज, अ बॉडी वेज 90 kgf। केजीएफ क्या है, ये तो हमने किसी मूवी का नाम सुना है। हाँ, जैसे ये होता है ना 5 न्यूटन फोर्स, वैसे ही 5 किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम ही, एफ जोड़ के ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है। 5 kg फोर्स, 5 kg भी लिखेगा ना तो चल जाएगा, ठीक है। वेज 90 kgf ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अ बॉडी वेज 90 kgf on the surface of earth, full stop, how much will it, how much will it weigh, लिखा हुआ है बोर्ड पे, how much will it weigh on the surface of Mars, on the surface of Mars, whose mass is, मतलब मार्स की बात कर रहे हैं हम लोग, whose mass is 1/9, whose mass is 1/9 and the radius is, and the radius is 1/2 that of अर्थ। मतलब मास जो है ना उसका, मार्स का, वो 9 टाइम्स कम है अर्थ से, और रेडियस हाफ टाइम्स कम है। चलो फटाफट इसको कैलकुलेट करो। क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लो, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ही उड़ा दोगे, फिर क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो बस। पता नहीं, 60 सेकंड सोचिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पेन भी चलाइए, जो समझ में आता है वो लिखिए, फॉर्मूला ही लिख दीजिए, फॉर्मूले याद होते हैं बार बार लिखने से। अच्छा, इसने पूछा है उसका वेट कितना होगा, वहां पे वेट क्या होता है, m/g होता है ना, m/g, मतलब हमको ना मास, मार्स की g की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स इज इक्वल्स टू, भैया ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, लेकिन यहाँ पे मास किसका लूंगा मैं, मार्स का, डिवाइडेड बाय रेडियस किसकी लूंगा मैं, मार्स की, और उसका लगा दूंगा स्क्वायर। भैया ये फॉर्मूला हर प्लेनेट के लिए, हर मून के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस उस मून का मास रख दो, उस मून की रेडियस रख दो। तो ये मैंने मार्स के लिए लिखा। चलो अर्थ के लिए लिख रहा हूं, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही तो होता है जी का फॉर्मूला।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक बार करके देखो, जी एम अपॉन जीई, यानी कि हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा, एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई, इतना मिल जाएगा। इतना समझ में आया ना, मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, जी से जी कट गया, एम अपॉन आर ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये नीचे चला गया था तो पलट जाएगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जी एम बाई जी ई इज इक्वल टू, एम के नीचे एम ले आता हूं, मास के नीचे मास, और यहां पे रेडियस के नीचे रेडियस। अब यहां पे कटने वाला सीन आ जाएगा, इसका जो मास है वो अर्थ से 9 टाइम्स कम है, यानी कि इससे 9 गुना कम है। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जी एम अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर वाले को मैं क्या लिख रहा हूं, इसका जो मास है वो अर्थ के मास से 9 टाइम्स कम है। इसको लिखा है मैंने अभी, इसका जो मास है वो अर्थ के मास से 9 टाइम्स कम है, लिखा है ना 1/9, और नीचे में एम ई तो पहले से रखा हुआ है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एम ई। क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, मास ऑफ द मार्स इज 9 टाइम्स लेस देन मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ के मास को 9 टाइम्स कम कर दो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये व्हाइट वाला मार्स का मास मिल गया। वैसे अब अगला क्या बोला है इसने, रेडियस ऑफ मार्स इज 2 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ की रेडियस दुगनी है, 2 टाइम्स है, तो अर्थ की रेडियस जस्ट डबल है, तो सीधा इसकी जगह पे क्या लिख दूं मैं, सीधा मैं 2 लिख देता हूं, या आप लोग और अच्छे से लिख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2, मार्स की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 1/2 टाइम्स है, जो क्वेश्चन में दिया मैंने वो लिख दिया और ऊपर में लगा दिया ये स्क्वायर जो था। अब देखो आंसर कितना आ रहा है, जी एम इज इक्वल्स टू, जी एम बाई जी ई इज इक्वल्स टू, इससे ये कट जाएगा और क्या बचेगा 1/9, और इधर पे क्या बच जाएगा 4, क्योंकि ये 2 है ना, ये ऊपर चढ़ा जाएगा और स्क्वायर के कारण 4 बन जाएगा। तो यहां से हमको एक कंक्लूजन मिला, जी एम इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ जीई, यानी कि जो मार्स की ग्रेविटी है ना वो अर्थ की ग्रेविटी का 4/9 टाइम्स है, तो उसके ऊपर वेट भी क्या हो जाएगा 4/9 टाइम्स कम हो जाएगा। दोनों साइड में मैं अगर ये कर दूं, इस साइड भी मैंने लिख दिया मास और इस साइड भी मैंने लिख दिया मास, तो कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कितना है 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 kgf दिया हुआ है। ये एक बात देखो, अगर जी की वैल्यू 4/9 टाइम्स कम हो गई, अगर जी की वैल्यू 4/9 टाइम्स कम हो गई तो वेट भी क्या हो जाएगा 4/9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, एज द acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, as the acceleration due to gravity reduced 4/9 times, hence the mass will also reduce, sorry weight will also reduce 4/9 times। वेट कितना होता है, m इंटू जी होता है ना, अगर जी की वैल्यू कम हो गई दूसरे प्लेनेट पे गए तो mg की वैल्यू भी कम हो गई, जी कितना कम हुआ 4/9 टाइम्स, तो वेट भी कितना हो जाएगा कम 4/9 टाइम्स। तो लिखिएगा, सो वेट ऑफ बॉडी ऑन मार्स इज इक्वल्स टू, पुराना वाला कितना था 90, तो 90 इंटू 4/9,
जी की वैल्यू 4/9 टाइम्स हो गई तो वेट की वैल्यू भी 4/9 टाइम्स। सोचो एक ऐसा प्लेनेट जिसमें जी की वैल्यू हाफ है अर्थ के कंपैरिजन में, तो वहां पे आपका वेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब रिलेशन समझ रहे हो ना, ग्रेविटी 4/9 टाइम्स कम हो गई, भाई वेट भी उसका क्या हो गया, 4/9 टाइम्स कम हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 kg है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, 40 kg है। क्या आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ बाइनोमियल? तो नेक्स्ट क्लास में उसका छोटा सा यूज होगा, वैसे कोई उसमें यूज नहीं है, हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और सीधे डायरेक्ट हमको जो आंसर चाहिए वो हम लिख देंगे। तो अगर बाइनोमियल नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डाल के हम लोग छोड़ देते हैं, जहां तक के हो जाएगा वहां तक के हो जाएगा। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल असलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल असलरेशन, ब्रैकेट में जी। ये जी की वैल्यू यार चेंज होती है अर्थ पे ही। आप हिमालय पे चढ़ जाओ वहां पे जी की वैल्यू अलग होगी, आप ग्राउंड पे आ जाओ जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, आप पोल पे चले जाओ अलग होगी, आप इक्वेटर पे चले जाओ अलग होगी, हर जगह अलग अलग है। तो मैं किसी जगह पे कैसे ग्रेविटी की वैल्यू निकालूंगा, वो हम लोगों को डेरिवेशंस देखने हैं। टोटल हमें 4 टाइप के देखने हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 जो है उनमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आखिरी वाला तो ऐसे ही लिख देंगे। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1, वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। क्या लगता है अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। हमेशा यही बोलना है, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं सुनना ही नहीं है। मैं जैसे ही बोल दिया हम अर्थ की सरफेस से, सीधा क्या बोलोगे, कम होगी। अगर मैं बोल दिया हम अर्थ की सरफेस से कहीं नहीं जा रहे हैं तो, इसलिए पूरा सुन के बोलना, ठीक है। तो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। अच्छा चलो टाइम हो गया है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंप्लीट करते हैं। लेकिन प्लीज जितना जो कुछ भी हो चुका है सब रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें वेक्टर का इस्तेमाल होगा। आपकी एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो, एक ट्राइंगल वाला होगा, उसको देख के आना, या हम लोगों ने जो अभी तक के पढ़ा है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों।